नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फसल का चुनाव करते वक्त कुछ बातें इतनी अहम रहती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब टमाटर के फसल के रेट 300 रुपए किलो हो गए थे, तब आपके मन में था कि यार मैंने भी अगर इस दिन प्लांटेशन किया होता टमाटर का तो मुझे भी ये रेट मिल जाते। बैंगन के बारे में भी वही है, मिर्च के बारे में भी वही है, आलू हो गया, कद्दू हो गया, आपका करेला हो गया या फिर कोई भी फसल हो गई, तो उनके अंदर आपके मन में ये भावना आती है। तो भावना आने से कुछ नहीं होता है, रियलिटी में वो आपको पकड़ना पड़ता है। तो जो लोग उस रेट को पकड़ रहे हैं, क्या वो मैनेजमेंट करते हैं या फिर ऐसे जुआ खेलने की तरह भाई हाँ मार्च को लगा देते हैं, ऐसा होता है? तो बिल्कुल भी नहीं है। वो हर साल अगर कोई किसान हर साल अगर रेट पकड़ने में अच्छा होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो वो इस्तेमाल कर ही रहा होगा। लकीली एक आध बार रेट मिला होगा किसी किसान को, तो वहां पे वो कह सकते हैं कि भाई उसके नसीब से उसको अच्छी तरीके से रेट मिला है। लेकिन हर बार रेट पाने वाला किसान जो होता है वो भाई कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाता है। साथ ही साथ आज का यह वीडियो बागवानी वाली फसलों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि वन टाइम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है हाई रिस्क के बागवानी वाली फसलों के अंदर, क्योंकि एक सिंगल हार्वेस्टिंग क्रॉप भी होता है और साथ ही साथ एक साल में एक ही फसल रहता है। तो इसीलिए बागवानी वाली फसलों के लिए भी यह जो आज का वीडियो है ये बहुत ही जरूरी रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? तो आज के इस वीडियो के अंदर 2024 के अंदर हमने क्या क्या घटनाएं हो सकती है उसके हिसाब से बता दिया। लेकिन अभी 2024 के अंदर हमारा क्रॉप मैनेजमेंट, भाई फसल का चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण रहता है, तो वो कोई कैसा रहना चाहिए इसके बारे में आज हम बताने वाले। तो इसी बात की शुरुआत अगर आप एक धमाकेदार लाइक से करते हैं तो बहुत मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2024 में फसल का चुनाव कैसे करें। तो फसल का चुनाव करने के दो तरीके, एक तो सबसे पहले एक प्लांटेशन का एक अंदाजा लगाकर, ठीक है, और दूसरा जमीन के हिसाब से और क्लाइमेट के हिसाब से चुनाव करके, ठीक है। और साथ ही साथ प्लांटेशन के साथ मतलब देखो अभी हम सबसे पहले हम प्लांटेशन के साथ बात करेंगे। अभी आप नर्सरी में फोन करते हो या फिर नर्सरी में जब आप पौधे लेने जाते हो तब आपको पता चलता है कि यार बैंगन के पौधे तो भाई कोने में सड़ रहे हैं, उसको फेंकने की नौबत आ गई। नर्सरी वाला कह रहा है आज इस साल तो भाई बैंगन को कोई डिमांड नहीं है, इतने पौधे मेरे वेस्ट चले गए। तो वहां पे एक क्लू मिल जाता है कि भाई बैंगन का प्लांटेशन कम है। या फिर आपका टमाटर का भी हो सकता है, मिर्च का भी हो सकता है, लौकी का भी हो सकता है, करेला, गिलकी, किसी का भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो एक हिंट मिल जाता है कि मार्केट में जो प्लांटेशन है वो कम हो रहा है। यदि प्लांटेशन ही कम होगा तो भाई रेट तो गारंटेड मिलने वाला है। तो ये तरीका आज तक हम आजमा रहे थे और ये आज भी कार्य करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। आपको सिर्फ प्लांटेशन कितना कौन सा हो रहा है तुलना करनी है भाई। जैसे कि हमने पिछले साल आपको समझाया था कि भाई मिर्च और टमाटर का जो भी एक प्लांटेशन हो रहा है, अभी टमाटर का एरिया बढ़ गया है तो मिर्च का घट जाएगा, और नुकसान कितना भी हुआ तो भाई टमाटर का रेगुलर एरिया हो जाएगा। और लेकिन मिर्च के अंदर थोड़ा कम प्लांटेशन था, उसमें भी थोड़ा नुकसान हुआ, तो मिर्च के रेट मिलने के चांसेस ज्यादा है। इस तरीके से हमने आपको दो फसलों के बीच कंपैरिजन वाला वीडियो आपको समझाया था। तो उसी तरीके से आप आपके अन्य फसलों के अंदर भी यह कंपैरिजन करके एक सिलेक्शन कर सकते हो। यह हो गया आपके प्लांटेशन के जरिए पता करना कि भाई कौन सा फसल करना चाहिए। साथ ही साथ इसी के साथ साथ अगर आप ये भी पॉइंट जोड़ देते हो कि भाई जमीन भी उसके अंदर आपको ऐड करनी है। मतलब क्या है कि उदाहरण के तौर पर आपकी जमीन के अंदर भाई कंदवर्गीय फसल अच्छी नहीं आती है और आप चुनाव करते हो भाई कंदवर्गीय फसल का, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो भाई कंदवर्गीय मतलब प्याज का प्लांटेशन कम हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो भाई, आपका सॉइल कॉम्पैक्ट सॉइल है जिसमें दरारें बड़ी बड़ी आ जाती है, वहां पे जो साइज है वो बढ़ने में दिक्कत आता है, तो वहां पे क्या करते हो आप प्याज लगा देते हो। ऐसा नहीं कि उस जमीन में प्याज नहीं हो सकता, प्याज हो सकता है, लेकिन वहां पे क्या हो जाता है, प्याज की साइज डेवलप करने के लिए ज्यादा कॉम्पैक्ट सॉइल में आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो वो आसानी से नहीं होता है, खर्चा करके करना पड़ता है। तो वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसी के कारण जो आपका मुनाफा है वो घट जाता है। तो इसीलिए आपको जमीन के हिसाब से आपका फसल का चुनाव करना चाहिए। अभी आप कहोगे कि सर जी कुछ समझ नहीं आया, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करिए। तो भाई अच्छा तरीका यही है कि भाई आपके जमीन से दोस्ती करना सीखो। जैसे कि हमने एक पिछले साल मतलब जनवरी में आपको बताया था कि जमीन के साथ दोस्ती कैसे करना है।
तो जमीन के साथ दोस्ती मतलब क्या, आपके जमीन में ज्यादा से ज्यादा जड़ों का विकास होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना के बराबर है, तो वहां पे आपको कंदवर्गीय फसलें लगानी है जहाँ पे जड़ों का विकास ज्यादा होता है। या फिर जहाँ पे मिट्टी कम है, तो भाई वहां पे क्या करना है, आपको छाती से नीचे बढ़ने वाली फसलें करनी है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई जो भी फसल हम कर रहे हैं, देखो जो हल्की जमीन है, हल्की जमीन में आप अगर कंदवर्गीय या फिर छोटी हाइट वाली जो अगर फसलें नहीं करोगे, बड़ी हाइट वाली फसलें करोगे, तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा आपको दुश्मनी लेनी पड़ेगी जमीन से। क्या, जमीन का कैपेसिटी ज्यादा बड़ी फसल करने का नहीं है, और आप बोल रहे हो कि भाई बड़ी फसल तो करना पड़ेगा, तो उसको मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको फर्टिलाइजर टॉनिक का खर्चा बढ़ जाता है, और उतना करने के बाद भी अच्छा आउटपुट नहीं मिलता है, जिससे आपका नुकसान होता है। तो इसीलिए 2024 में फसल का चुनाव करते वक्त ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी एक बात क्या है, फसल का मतलब जो भी एक रेशो है, भाई देखो, अभी हम आ जाते हैं बागवानी वाली फसलों के ऊपर। बागवानी वाली फसलें करते वक्त आपको एक ध्यान में रखना है कि भाई आपका जो भी एक रिस्क मैटर है, रिस्क फैक्टर है, वो कम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ड्रमस्टिक की फसल कर रहे हो, शेवगा, मोरिंगा, तो मोरिंगा की फसल कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा कि आपका रिस्क लेवल कम होगा, मल्टीपल हार्वेस्टिंग रहता है सबसे पहली बात, और उसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं, ज्यादा खर्चा भी नहीं, तो ऐसी फसलें चल जाएगी। पपीता की भी चल जाएगी, पपीता के अंदर भी मल्टीपल हार्वेस्टिंग होता है, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन क्या हो, अगर आप अनार, अंगूर जैसे केला हो गया, ऐसी हाई रिस्क वाली फसल करोगे, वो देखो यार, जहाँ पे हाई रिस्क है वहां पे हाई रिवॉर्ड भी है, मतलब ज्यादा मुनाफा भी मिल सकता है। लेकिन भाई ऐसे साल में ज्यादा रिस्क लेना कितना आपके बजट के हिसाब से अच्छा है, कितना बुरा है, ये आपको तय करना है। अगर आपके बजट में बैठता है कि भाई हाँ, मैं इतने का रिस्क ले सकता हूँ, इतने एकड़ में रिस्क ले सकता हूँ, बाकी मेरा बैकअप रहेगा बाकी का जो एरिया है, तो मेरे हिसाब से 25% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जमीन हो। तो बागवानी वाली फसलें करते वक्त 25% से ज्यादा रिस्क ना लें, ये साल थोड़ा सा टफ रहने वाला है। साथ ही साथ आपको एक चीज बता देता हूँ, चौथी बात ये, जो कि आप आज की खास बात भी समझ सकते हो। तो देखो यार, 2024 के अंदर बहुत सारे उथल पुथल होने वाली है। जैसे आप देखो, सोयाबीन वाले हो गए, प्याज वाले हो गए, टमाटर वाले हो गए, अभी बैंगन वाले बाकी है, बैंगन वाला कुछ इम्पोर्ट नहीं हुआ, वो अलग चीज है। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, इससे हमें पता चल गया। आज तक हमने कभी टमाटर का इम्पोर्ट नहीं किया था, लेकिन इस साल करना पड़ा। तो ये बात आप समझ जाना, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। इसीलिए हर फसल का चुनाव करते वक्त बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको ये चीजें करनी है। ज्यादातर आपको फसल का चुनाव करते वक्त क्या करना है कि भाई नर्सरी में जाके आपको एक लिस्ट बनाना है कि भाई ये फसलों का जो प्लांटेशन है ये कम हो रहा है। तो ऐसी दो चार फसलों का नाम आपको पता करना है जहाँ पे प्लांटेशन या फिर उसके अंदर इंटरेस्टेड लोग बहुत ही कम है। तो ऐसे दो चार फसलें आपने इस्तेमाल कर ली, उसमें भी आपको ऐसी जमीन के हिसाब से इनमें से कौन कौन सी फसलें मैच होती है वो देखना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये मैच हो गया, ये मैच नहीं हो गया, ये मैच हो गया, तो 2 नंबर वाला आप काट मार दीजिए। इन दोनों फसल में से मुझे कोई एक फसल करनी है। इसमें से भी आपको रेशो, रिस्क मैनेजमेंट, अगर बागवानी वाली फसल है तो 25%, तो और अगर सब्जी वर्गीय फसल, तो इसमें क्या करना है आपको कि सिंपल वाली चीज है कि फसल क्रमांक 1 और फसल क्रमांक 3, इन दोनों में से कोई एक फसल को आपको चुनना है। या फिर आप 50-50 भी कर सकते हो, इसका भी 50% प्लांटेशन कर सकते हो, इसका भी 50% प्लांटेशन कर सकते हो। लेकिन आप कहोगे सर जी और भी कुछ गहराई में बताएं, तो भाई यहाँ पे सिंपल वाली चीज बता देता हूँ कि इसका जो रिस्क मैनेजमेंट है और भी कम कर सकते हो। जिसका इनपुट कॉस्ट, मतलब जिसमें लागत कम आएगी, जिसमें फसल को बनाने के लिए खर्चा कम आएगा, और आपके जमीन के हिसाब से तो है ही, वहां पे तो खर्चा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी होता है ना कि भाई सोयाबीन और मक्का की तुलना में अगर आप टमाटर की फसल करोगे तो वहां पे ज्यादा खर्चा आता है। तो उस तरीके से मुनाफा कम निकला तो चलेगा, लेकिन खर्चा कम होने वाला है। इसलिए ऐसी फसलों का अगर आप चुनाव करोगे 2024 में, तो इससे सेफ साइड कौन सा भी नहीं हो सकता है। मतलब इतना सेफ अगर खेलोगे तो ही कुछ बन पाएगा। और रही बात, आप कहोगे सर जी मेरे पास 2 एकड़ खेत है, और 2 एकड़ में मेरे घर में 5 सदस्य हैं,
और 5 सदस्य के लिए मुझे बड़ा वाला रिस्क खेलना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं खेलूंगा तो मेरा परिवार का कैसे चलेगा। तो यहाँ पे एक बात बता देता हूँ भाई, 5 अगर सदस्य है आपके घर के अंदर, तो कम से कम आपके पास 5 एकड़ होना चाहिए, तब जाके आपका गुजारा अच्छे से हो सकता है। या फिर आपने 2 एकड़ में कितना भी हाई रिस्क वाला फसल करते रहोगे तो भाई एकदम प्रो लेवल की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। एक एक चीज को ऐसा तराशना पड़ेगा कि हाँ भाई ये अच्छा ऐसा ऐसा है। मतलब हर एक चीज को आपको पहले से प्री प्लानिंग रखना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल होगा। और ये भाई एकदम हाई रिस्क वाला फंडा है। तो इससे अच्छा अगर आप 5 सदस्यों के लिए 5 एकड़ खेत नहीं है, तो सिंपल वाली चीज, इस 2 एकड़ में ऐसी फसलें करो जहां पे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और यही एनर्जी आप अगर बाहर लगाओगे कोई साइड बिजनेस में या फिर इसी से रिलेटेड कोई बिजनेस में, तो आपका ये काम बहुत ही आसान हो सकता है। उल्टा यहाँ पे 2 चीजें मैं बताना चाहता हूँ, मतलब जो छोटे किसान है उनके लिए भी खुशी और बड़े किसान है उनके लिए भी खुशी। क्या 2 चीजें हैं? जिनके पास खेत कम है सदस्य की तुलना में, घर के अंदर जितने सदस्य है उनकी तुलना में खेत कम है, उनके लिए सिंपल वाली बात बता देता हूँ कि भाई उनके पास टाइम ही है। तो ये जो समय मिल रहा है उनको उनको सिर्फ कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। कोई ना भाई, देखो बिजनेस मुश्किल होते हैं, इतना आसान नहीं होता है। एक एक दो दो जनरेशन लग जाती है कोई बिजनेस को सेटअप करने के लिए। आप देखते होंगे अगल बगल में किसी का बड़ा बिजनेस दिख रहा है तो वो एक जनरेशन में 2-3 साल में खड़ा नहीं होता है, उसके पीछे 2-3 जनरेशन होती है तब जाके वो खड़ा होता है। आप शुरुआत करके दे सकते हो और उसको कांस्टेंट लगा कर रख सकते हो। अगर आपने ये कर लिया तो अगली जनरेशन उसको निश्चित ही बड़ा करती, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। तो इसीलिए जो अगर आपके घर के अंदर सदस्य संख्या ज्यादा है और खेत कम है, तो आपके पास समय ज्यादा है, क्योंकि बाकी के लोग भी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कर सकते हैं आपके खेत का और आपका समय निकल कर आप दूसरी जगह पे लगा सकते हो बिजनेस में। लेकिन क्या हो कि भाई आपके घर में सदस्य संख्या 5 है और खेत है 10 एकड़, तो वहां पे आपको टाइम नहीं मिलता है और आपका काम भी हो रहा है, ये आपको पता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन है तो भाई रिस्क कम लिया करो, कम रिस्क में भी आपका काम बन जाता है। तो ज्यादा रिस्क लेने का कोई जरूरत नहीं है, आपको काम भी करने का जरूरत नहीं, साइड बिजनेस का भी जरूरत नहीं है, वो बिजनेस ही आपको मैनेज करना है। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा 2024 के अंदर आपका फसल चुनाव करते वक्त या फिर फसल का कोई भी मैनेजमेंट करते वक्त, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। इसके आगे का हम क्या कर सकते हैं कि भाई 2024 में क्लाइमेट के हिसाब से कौन कौन से आपको मैनेजमेंट पहले ही करने हैं। अभी देखो फसल का चुनाव किया तो फसल के चुनाव करने के बाद उसके अंदर कौन कौन से कीटक और रोग आते हैं उसके ऊपर भी स्टडी करके रखना है आपको पहले से। स्टडी किसका करना है, इसके ऊपर ये दवा भारी काम करती है ऐसा नहीं करना है भाई। देखो अभी स्पिंटोर डेलीगेट पहले तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अब क्या कर रहा है, एक्सपोनस कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई दवाइयाँ बदलती रहेंगी, लेकिन किट नहीं बदलने वाला, रोग नहीं बदलने वाला। तो ज्यादा फोकस किट और रोग के ऊपर करो कि उनकी कमजोरियां क्या है। भाई गैसिंग एक्शन डाला, यार अंडे मर जाते, यार मेरे 15 दिन में एक गैसिंग एक्शन चाहिए। इस तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ अगर आप सीख गए तो आपको कोई भी फसल करे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो या फिर ऐसा कोई वीडियो आपको चाहिए तो भाई जल्द से जल्द लाइक और शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाए, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।